आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। जैसे कि मैं हर बार कहता रहता हूँ, टैलेंट के बारे में बताता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ टैलेंट के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप सब लोग जानते हैं। आवाज़ की दुनिया को अगर आप सुनते हैं, रेडियो को अगर आपने सुना है, या मेरी पीढ़ी के लोगों ने सुना है, या मेरे से बुज़ुर्ग लोगों ने सुना है, तो वो उस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकते। आज भी वो आवाज़ हमारे हिंदुस्तान में गूंजती है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के एज ए वॉइस ओवर भी होता है। और बड़ी खुशी की बात है, वो कोई और नहीं, आज हमारे बीच मैडम रीता यूसुफ जी हैं। मैडम रीता यूसुफ, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रेडियो से नौकरी की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडियो से पहले वो एक स्कूल टीचर थी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो स्कूल टीचर थी, और इत्फाक से वो स्कूल अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल के नाम से जाना जाता है, और मैं भी उस स्कूल का तालिब इल्म रहा हूँ, और मैं मैडम रीता यूसुफ जी का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपके बारे में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैंने अपना बचपन आपके सामने बढ़ता हुआ देखा है, आपके सामने बढ़ता हुआ मैंने अपना बचपन देखा है। आप मेरी स्कूल टीचर भी रही हैं, और आप मतलब अगर आज मैं किस मुकाम पे हूँ, ये ड्रामे के फील्ड में हूँ, उसमें भी आपका एक हिस्सा रहा है। छोटा सा। हाँ नहीं, छोटा सा नहीं, लेकिन कुल मिला के ये है कि आप टीचर थीं, और एक बिल्कुल बंधी हुई चीज़ थी आप। मतलब ये कहा जाता है कि साडा रब राखा है ना। मैंने आपको एज ए स्कूल में टीचर देखा, उसके बाद रेडियो, और आप स्कूल के टाइम पे भी रेडियो पे भी जाती रही। तो ये सारा सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी लाइफ की जो शुरुआत है? बहुत कम लोगों को ये चीज़ें मालूम है, लेकिन आज मैं उन लोगों को वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मुश्ताक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं उस इंसान के सामने बैठकर कुछ बातें करूँगी अपने बारे में। हो सकता है कुछ आपके बारे में भी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आजकल हमारा मीडिया है, सचमुच में इसमें लोग आगे ही आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो टैलेंट उनके अंदर है उसे किसी ना किसी तरीके से उभारा जाए, बाहर लाया जाए। लेकिन इसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके देखे हैं जो आपने शुरू किए हैं, उसमें उन लोगों को भी मौका दिया है जो सचमुच में हैं तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन लोग उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा ओपन तो नहीं करते हैं। किसी तरीके से आ जाएं तो ठीक है। अब आप जो मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि बचपन से मुझे रेडियो सुनने का शौक़ था, और मोस्टली मैं ड्रामा ही सुना करती थी, और वो भी बड़ा चोरी चोरी। आपको मालूम है कि उस ज़माने में, यानी कि जिस ज़माने में हम लोग पढ़ा करते थे, तब हमारे जो माता पिता थे वो हमें इतना मौका नहीं देते थे कि हम लोग रेडियो सुने। उनका पूरा का पूरा लक्ष्य होता था कि हम पढ़ें, अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें। तो जब मेरे घर के बाहर थोड़ा सा एक छोटा सा बाग था, तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, बैठते थे। तो छोटा सा रेडियो था। ये नहीं था कि मना करते थे कि रेडियो सुनो नहीं, लेकिन टाइम होता था, तो गाने सुनने और ड्रामा। तो ड्रामा सुनते सुनते बस शौक़ ऐसा बढ़ गया कि मेरे स्कूल में, जैसे आपने जिक्र किया कि मैं टीचर थी, हमारे स्कूल में एक टीचर थी संतोष कौल। जहाँ कहीं भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है मैं उनका नाम लेना नहीं भूलती हूँ। 10वीं क्लास का फेयरवेल था, सब टीचर्स बैठे थे, तो मुझे कहने लगे, रीता आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी, कभी गाना गाया? मैंने कहा गा लेती हूँ। अच्छा, एक गीत सुनाओ। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे, वो भी उस्ताद थे जी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो गा दो, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि क्रिश्चियन स्कूल होने के नाते क्वायर होती है जो चर्च के लिए गाने गाते हैं, तो उनको भी मैं तैयार करती थी। जब मैंने वो गाना थोड़ा सा गाया तो संतोष कौल जी कहने लगी, अरे तेरी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, तू रेडियो में क्यों नहीं जाती? अच्छा, उन ज़माने में रेडियो एक ऐसा था, यार कैसे जाएंगे वहाँ, इतना बड़ा हॉल होगा, माइक होंगे, दुनिया होगी, हम बेचारे मामूली से आदमी वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? तो आजकल तो कोई भी
टीवी में भी चला जाए, कहीं भी चला जाए। तो खैर वो ना मुझे कहने लगी चलना मेरे साथ। मैं गई, उन दिनों ऑडिशन होने वाले थे ड्रामा के, तो ड्रामा ऑडिशन दे दिया। प्रोड्यूसर थे विष्णु भारद्वाज और उनके असिस्टेंट थे सी परवाना। और अगर आप इजाज़त दो तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल उस वक्त मेरी उम्र शायद थी कोई 20-22 साल थी जी। और रेडियो सुनते ज़रूर थे लेकिन कुछ एक्टिंग का कुछ पता नहीं था। तो आवाज़ आई, हाँ जी मैडम जी गिनती बोलो 50 से आगे। बोल दी, अब हंसो। अब बिना मतलब हंसी कैसे आए? तो जो ये परवाना साहब थे उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिंग की जिससे सचमुच में मुझे हंसी आ गई। हंसते हंसते कहने लगे अब रो के दिखाओ। बड़ा मुश्किल है हंसते हंसते रोना। तो चलो कुछ भी उन्होंने किया तो मैं रो भी पड़ी। उन्होंने कहा जाइए। जैसे ही मैं स्टूडियो से बाहर निकली तो परवाना साहब पीछे आए और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया और कहने लगे रीटा आप तो हो गई सिलेक्ट। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। खैर उसके बाद फिर मैं चली गई और कोई 15-20 दिन के बाद मुझे बुलाया गया। और उन दोनों एक प्रोग्राम आता था नक्कारा जी। तो उसमें एक लक्ष्मी का करैक्टर था जो मुझे दिया गया और उसमें जो मेरी हंसी थी उन दिनों बहुत मशहूर हुई। और बाकी तो सब मैं कहती हूँ कि खुदा की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। फिर ड्रामास भी बहुत किए, फीचर्स भी किए, दरीचे कम से कम 8-10 साल चला वो भी किया। तो फिर ये बात है 70s की। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा भी आपको इस आपका सफ़र थोड़ा सा काट के लोगों को ये बता दूं कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम रेडियो पे ये मैडम जी का रेडियो तक पहुंचने का सफ़र है। और उसके बाद रेडियो पे जो प्रोग्राम हुआ करते थे उनमें महत्वपूर्ण जो एक आवाज़ होती थी वो मैडम रीता यूसुफ जी की होती थी। नकारा प्रोग्राम बहुत फेमस प्रोग्राम होता था वो, और उसके साथ साथ एक दरीचे प्रोग्राम भी हुआ करता था शायद वो। और मतलब दरीचे प्रोग्राम का तो मैं खुद विटनेस रहा हूँ कि 4 बजे 3:30-4 बजे स्क्रिप्ट का इंतज़ार होता था ड्रामा सेक्शन में बैठ के कि महमूद साहब वो स्क्रिप्ट लाएंगे और वो स्क्रिप्ट बांटी जाएगी और इमीडिएटली जाके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो जाती थी। उसके अलावा पंजाबी प्रोग्राम में मैडम की आवाज़ की एक अलग से पहचान हुआ करती थी। वो ऐसी पहचान जो कि पाकिस्तान से भी उस वक्त चिट्ठियाँ आया करती थी रेडियो स्टेशन में पंजाबी प्रोग्राम को लेके, और उसमें मैडम का जो करैक्टर होता था वो गुड्डी के नाम से होता था। और गुड्डी इतनी पॉपुलर रहती थी कि पंजाबी प्रोग्राम, पंजाबी ड्रामे, सारे प्रोग्राम्स की। मैडम आज ये आपका सफ़र था स्कूल का, एज ए टीचर का सफ़र तो ख़त्म होता है। उसके बाद आप रेडियो में जब ये आप कर रही थी और उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब वहाँ लगी। हाँ वही मैं आपको बताने वाली थी कि 70s तो मैं गई थी मैं एज ए कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट भी थी। फिर उन दिनों ये पंजाबी प्रोग्राम भी महमूद साहब ने जब मेरी आवाज़ सुनी और सोचा कि ये तो पंजाबी लड़की है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज ए गुड्डी। और फिर उसके साथ कुछ फीचर्स भी करती रही मैं, ड्रामास भी करती रही, फिर कैजुअल अनाउंसर भी जी जी रही। कैजुअल अनाउंसर के बाद फिर 74 में जब हमारी युवाणी स्टार्ट हुई तो तब अनाउंसर्स की ज़रूरत थी। ओके, ये के दुग्गल साहब का टाइम? हाँ बिल्कुल। और उन दिनों में थे वीर सक्सेना और सीताराम। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं एक बात इस वक्त क्या सब जगह यही कहती हूँ, मेरे उस्ताद रहे हैं यश शर्मा जी। क्या? तो जब फॉर्म भरने की बारी आई तो 1 रुपया कीमत थी फॉर्म की, तो मेरे पास 1 रुपया टूटा हुआ नहीं था। यश जी ने कहा ले भर दे फॉर्म भर लिया। ऑडिशन हुई, ऑडिशन के बाद फिर वाइवा हुआ। उन दिनों रिटन टेस्ट नहीं हुआ करते थे। वाइवे के बाद उन्होंने कॉल किया मेरे को, तो उसके बाद बस फिर अनाउंसर बन गए और अनाउंसर का सफ़र जो था वो शुरू हो गया। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिसे हम ओपनली कह नहीं सकते, लेकिन इसका भी श्रेय मैं श्री वीर सक्सेना जी को दूंगी जो पिछली फरवरी में इस संसार को छोड़ के चले गए। खुदा उनकी रूह को कबूल फरमाए। मतलब उन्हीं के जद्दोजहद से कुछ कमियां थीं, लेकिन उन दिनों में इतनी फीमेल्स अनाउंसर्स यहाँ नहीं थी, फीमेल वॉइसेस नहीं थी। हाँ मेरे साथ थी सुनंदा मैडम थी, एक थी जाहिदा थी और एक शबीर साहब थे जो बाद में दूरदर्शन में चले गए। तो अब जैसे कि आपने कहा है, आपके कहने के मुताबिक कि बहुत से प्रोग्राम करती रही और हमारे प्रशंसक बहुत थे, तो खैर अनाउंसर बन गई मैं। और उसके बाद फिर अनाउंसर का सफ़र जो है चलता रहा।
उसमें ड्रामा भी किए, अनाउंसमेंट्स भी की, बहुत से प्रोग्राम्स किए, बहुत से फीचर्स किए। नहीं, वो तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी रहने के साथ साथ सुबह जो मॉर्निंग की ट्रांसमिशन होती थी, गाड़ी आना, गाड़ी का बाहर आना, फिर जल्दी से निकलना, बारिश हो जो, गाड़ी में बैठो पहुंचो, एक वो दौर जो एक रेडियो का दौर रहा है, जहाँ पे जैसे यश शर्मा जी का आपने जिक्र किया, विष्णु भारद्वाज जी का जिक्र किया, सी परवाना जी थे वहाँ पे, के दुग्गल जी को मैंने देखा, अशोक जहरत जी को देखा हुआ है, महकश कश्मीरी जी के साथ तो मेरा, जब आप मुझे रेडियो स्टेशन लेके गई, पहला प्रोग्राम मुझे महकश कश्मीरी साहब के साथ करना पड़ा, और वो नज़ीर अकबराबादी पे एक उर्दू टॉक लिखनी थी, मैंने लिखी, अपने चले गए, और रिकॉर्डिंग में उन्होंने मेरे आंसू निकाल दिए थे। जो रेडियो की खूबसूरती कि आपका तलफ़ुज़, आपकी आवाज़, आपका मतलब, लाइन, वो चीज़ें वो उछल के आते थे, क्योंकि वो माशाल्लाह उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी थे। बिल्कुल, महकश कश्मीरी के नाम से जाने जाते थे ना। जी। तो मुझे आपकी बात से याद आया कि हम लोग जब उर्दू फीचर्स पढ़ते थे, नरेशन करते थे, तो बीच में एक शीशा हुआ करता था ना, रिकॉर्डिंग की सिस्टम उधर है, स्टूडियो इधर है, और जब कभी कोई लफ्ज़ हमसे गलत निकलना, उन्होंने वहीं से उछलना और फिर एकदम से जल्दी से आना, क्या हो गया आपको, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, फिर रिपीट करवाना, और जब बिल्कुल परफेक्शन उनको दिखनी, तब उन्होंने तब छोड़ते थे। इसमें कोई इस मामले में सच कहती हूँ मैं कि हमने उर्दू बहुत कुछ उनसे भी सीखा। शेर व शायरी मैंने यश जी से भी सीखी, और यहाँ ये भी कहूँगी कि जब मैं कोई फिल्मी गीतों का प्रोग्राम पेश करती थी और उसमें कंपेयरिंग करनी और शेर व शायरी करनी, तो उर्दू का तलफ़ुज़ ऑफ़िस में तो बहुत से लोगों से सीखा, लेकिन सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड थे यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे सिखाया, और जो मैं कुछ गलत करती भी थी, उन्होंने मुझे कहना कि आज आपने ये शेर पढ़ा, पर गलत वो पढ़ा, इस तरह नहीं, गलत नहीं होता, उसका जो तवाज़ुन होता है ना, उसका वो आप लोगों ने थोड़ा वो किया, इसलिए मुझे पहले बताया करो आज किस प्रोग्राम में क्या बोलना है। यहीं पे मैं, आपने मास्टर यूसुफ जी का जिक्र किया है, हमारे उर्दू के बहुत अच्छे टीचर थे, उनकी हैंडराइटिंग कमाल की, मोती परोए हुए होते थे, वो उर्दू के टीचर थे हमारे, और बहुत सख्त उर्दू के टीचर। और वाकई मैम जो बात कह रही हैं कि उर्दू के हवाले से, तलफ़ुज़ के हवाले से उनके एक बहुत अच्छी पकड़ थी, और हमारी उर्दू को अगर कुछ थोड़ा सा सुधारा है, थोड़ा सा, जितनी देर वो हमारे साथ रहे, तो बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी एक कलाकार ही कह लीजिए, वो भी, उनके अंदर भी एक टैलेंट था, वो एक कमाल का एक टैलेंट था उनके अंदर। वो स्कूल की जो टीचर, वो स्कूल को इकट्ठे करके रखना, सब कुछ, वो एक बीती बात है, उस पर मैं इतना, तो मैं तो मैडम आज आपका हम कर रहे हैं, आपका तजुर्बा जो रेडियो का है, उसको मद्देनज़र रख के आज आप जो नई पीढ़ी है आज की, उसको कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम अब चला है युवा तरंग, वो बच्चे जब आते थे, जब नए बच्चे आए ना, तो एक दिन मैं अंदर स्टूडियो में गई तो सब इकट्ठे थे, रिहर्सल से कर रहे थे, मैं बिना कुछ किसी को कहे मैं अंदर चली गई, और मैंने कहा बच्चों मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोला हाँ मैम बताइए। मैंने कहा देखो आप लोग अंदर से नहीं बोलते हो, जैसे आपने कहा सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आप बोल गए सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आइए अब हम आपको ये तरीका नहीं, ये स्टेज का है। तो रेडियो जो है या माइक जो है ये आपका दोस्त है, इसको कैसे बोलना है। अच्छा मैम आप पढ़ के बताओ। मैंने उन लोगों को पढ़ के बताया, और मैं कहती हूँ कि बहुत से बच्चे इम्प्रूव किए। आज भी जब वो बच्चे आते हैं सच मुझे मदरली ट्रीट करते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ये एक किस्म का हमारी रोज़ी रोटी थी, और रेडियो के माध्यम से हम लोग लोगों तक, श्रोताओं तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं। अब जैसे एक सेल्समैन है, जब तक वो उस चीज़ को तरीके से सामने पेश नहीं करेगा, कस्टमर कैसे खरीदेगा। तो मैंने बस उन बच्चों को ये बताया कि बच्चा कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से प्रोग्राम को कैसे बोलना है, और कईयों का प्रोनाउंसिएशन भी, क्योंकि अब मैं रिटायर होने के बाद हम लोग एज ए ड्यूटी ऑफिसर काम कर रहे हैं। और हमें सब सुनना पड़ता है, क्या प्रोग्राम आ रहा है उसकी लॉगिंग करनी पड़ती है। तो जब बच्चे आते थे स्क्रिप्ट बताते थे, उनको कहना पढ़ो, फिर उनको बताना ये शब्द ऐसे बोलना है, ये शब्द ऐसे बोलना है, तो बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूव किया और मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी एक दो बच्चे हैं जो
अब पंजाबी प्रोग्राम कर रहे हैं जो कभी मैं किया करती थी। अच्छा। उनको मैंने काफ़ी ट्रेन करने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक वो हो गए हैं, 2 बच्चे तैयार हो गए हैं। और वो कुदरती मेरी ड्यूटी के टाइम ही वो रिकॉर्डिंग होती है। वो मुझे पूछते हैं आके, मैम प्लीज़ अंदर आइए, बताइए हमारी क्या कमियां खामियां हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनसे एक शब्द कहा था, बेटा जिस मुकाम पे मैं थी आज तक मुझे फ़ोन्स आते हैं गुड्डी गुड्डी गुड्डी। मैं चाहती हूँ कि अब हमारा दौर ख़त्म है, आने वाले वक्त में आप इस प्रोग्राम को उसी मुकाम तक लेके जाओ जिस मुकाम तक हम लेके गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुबह के टाइम पे दरीचे प्रोग्राम देखने के लिए लोग रेडियो लगा के बैठे रहते थे। शाम को पंजाबी प्रोग्राम रात को 9-10 बजे आता था, उसके लिए लोग रेडियो लगा के, मैं भी उसका, हमारे घर में भी ऐसा माहौल रहा रेडियो को सुनने के हवाले से। और एक मतलब माशाल्लाह तब आपका, और बीच में आपको ना जहाँ तक जो आपकी फरमाइश प्रोग्राम होता था उसमें भी लेटर आते थे, बस आपकी आवाज़ को लेके आपका पत्र और फरमाइश प्रोग्राम था। वो मतलब लेटर ऐसे कभी, तब आप कैसे फील करती थी जब आपके नाम के लेटर आते थे? मैं आपको बताऊं कि हम लोग मेरे साथ काम करते थे प्राण चंद्रा जी। जी। बहुत अच्छे एक्टर भी रहे हैं वो, और रिटायर हो चुके हैं, अनाउंसर भी रहे हैं। वो श्रीनगर में थे, बहुत अच्छी आवाज़ थी। हम दोनों प्रोग्राम इस ढंग से किया करते थे कि लोगों को कई बार ना कुछ और ही अंदेशे हो जाते थे। नहीं उसी वही अंदेशों के बाद मैं कह रहा था कि तो आपको कभी कभी लेटर आते थे, बड़े रोमांटिक जैसे लेटर भी आते थे। वो कहते थे जी हमें लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ है, तो फिर इतनी ज़ोर से हम लोग हंसते। हमने कहा ना, अगर कुछ है तो वो सिर्फ आप हो, आपका प्यार है। Exactly. जिस प्यार से आप ख़त लिखते हो हम उसी प्यार से जवाब देते हैं, और आपको उसमें कुछ और नज़र आता है, वो आप ही का प्यार झलकता है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही कहा मैडम। रीता यूसुफ रेडियो के हवाले के साथ साथ टेलीविज़न के हवाले पे भी आई। टेलीविज़न के लिए इन्होंने बहुत से सीरियल किए, डीडी कशीर के लिए, डीडी नेशनल के लिए, डीडी जम्मू के लिए, और उसके साथ साथ अच्छी सी अच्छी जो कमेंट्री बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, उनकी वॉइस ओवर भी करती हैं। आज भी इनकी आवाज़ सराही जाती है। मुझे आज भी वैसी ही आवाज़ लगती जब मैं बचपन में जो सुना करता था, आज भी वही आवाज़ है। और मैम आपका टेलीविज़न का कैसा एक्सपीरियंस, मतलब रेडियो का ड्रामा का टेक्निक अलग थी, है ना? रेडियो में आप आवाज़ के खेला करते, उसके बाद आप स्क्रीन पे आए, तो वो अनुभव कैसा रहा? मैं मिसाक जी, क्योंकि आप भी खुद एक बहुत बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रह चुके हो, ये सब चीज़ें, ये सब टैलेंट आपके अंदर भी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि रेडियो में सिर्फ हमारे सामने माइक होता है और बंद स्टूडियो होता है, लेकिन जब हम टेलीविज़न के लिए कोई प्ले करते हैं तो उस रोल के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी वॉइस को, जिस तरह की ज़रूरत होती है उस एक्टर की, जिस तरह की उस ड्रामे में उसकी वो होती है, हमें उस तरह आवाज़ को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक मैंने जितने भी सीरियल्स किए उसमें कोई करख्त रोल मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं उस आवाज़ में बोल ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे खुशी है कि जितने प्रोड्यूसर्स ने, जितने डायरेक्टर्स ने मुझे काम दिया, जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने इतने सॉफ्ट रोल्स दिए, पसंद किए गए। बहुत से रोल किए, कहीं माँ का किया, भाभी का किया, दादी का किया, बहुत से रोल्स किए। आप कड़क रोल नहीं कर सकते, कड़क रोल मेरे वो है ही नहीं, वो तबीयत में नहीं है, वो शुरू से नहीं। लेकिन स्कूल टाइम पे आपने हम पे बहुत कड़की दिखाई हुई है, बहुत मारा है मेरे को। मैं आज अब आप सबके सामने तो नहीं ना ये कहेंगे। नहीं, वो आपने स्कूल में आप कड़क थी। नहीं, देखिए ना, अगर बच्चों के साथ एक उस्ताद, प्यार भी करना है बच्चों को, बच्चे नहीं, मुझे आपने प्यार भी बहुत बच्चों को अगर हम माँ बाप बन के प्यार करेंगे तो बच्चे इज्जत भी देंगे, लेकिन जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं, जहाँ उनकी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए थोड़ा करख्त बनना ही पड़ता है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि वो बच्चे जिनके साथ मैंने बहुत सख्ती की है, जिनमें आप भी शामिल हो, आज भी जहाँ मिलते हैं बहुत इज्जत करते हैं। और मुझे एक क्वेश्चन याद है हिस्ट्री का, ज़ात पात वाला, इस वक्त मैं ज़रूर, अगर आप चाहो तो मैं नाम लूँगी। पुलिस डिपार्टमेंट में शायद किसी अच्छे ओहदे से अब रिटायर हो चुके हैं, खलीलुर रहमान जी 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 जी। एक दो बार मुझे रास्ते में मिले, अपनी गाड़ी रोकी और बात की, बहुत रिगार्ड, बहुत इज्जत, बैठाया, मुझे जहाँ जाना था उस डेस्टिनेशन पे छोड़ा। तो कहने लगे, मैडम अब तो आप रेडियो में हो, आपको अपना वक्त याद है? मैंने कहा हाँ याद है। तो एक चीज़ आपको याद नहीं होगी। मैंने कहा क्या? ज़ात पात वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं होता था, आप मुझे डेस्क पे खड़ा करके हाँ वो भी अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल में ऐसी सख्ती तो करनी पड़ती है ना।
डांटना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हाथ उठाना, जब वो स्टिक लेके मारना मुझे इतना पसंद नहीं है। हो सकता है कभी किया भी हो, मैंने नहीं मारा है मेरे को। मारा, आप ही ने फिर खाई होगी मार। नहीं, मैं शैतान स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, इसमें कोई दो लेकिन राय एक बात मैं अभी ये भी कहना चाहूँगी, जो भी ये प्रोग्राम को देख रही होंगे, कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ था मुझे वो नज़र आया था, और आपको शौक़ भी था। तो आपने सिर्फ मेरे से एक बार कहा था, और आप, मुझे याद है कि आपने मुझे कभी आंटी नहीं कहा, माँ ही कह के बुलाया। जी जी। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ आपका बहुत प्यार था, भाइयों जैसा, और आज भी आप उनको बड़े भाई की तरह डांटते हो। एग्जैक्ट। तो आपने मुझे माँ करके ही कहा कि मुझे भी एक बार रेडियो स्टेशन दिखा दो। मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया, नहीं, किसी एक से मिलवाया, लेकिन आपकी अपनी मेहनत से जो आपके अंदर का कलाकार था उसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वो बच्चा जो छोटा सा होता था, जिसे सिर्फ एक छोटा सा शौक़ था, आज वो ऐसी जगह है कि जिसका जब लोग नाम लेते हैं ना, सचमुच में मेरा सर फख्र से ऊंचा होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारी जो पीढ़ी है सामने, हमारे जो नई पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप अगर कलाकार के हाँ, हिसाब एज से? ए कलाकार अगर मैं कहूँ तो जिन बच्चों के अंदर कुछ टैलेंट है और उनके अंदर शौक़ है, लेकिन वो डरते हैं, घबराते हैं, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। जिसके लिए मैं रेडियो स्टेशन का जिक्र भी करूँगी। हमारे दरवाजे वहाँ खुले हैं, हर टैलेंट को मौका दिया जाता है, आप घबराएं नहीं। जो आपके अंदर गाने का, लिखने का, बोलने का शौक़ है, आप आइए, रेडियो को सुनिए। वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं कि कब किस प्रोग्राम के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं, आप लोग ऑडिशंस दीजिए। और आजकल तो हमारे जम्मू में डोगरी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। बच्चे हमारे इतनी डोगरी पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो जिन्हें शौक़ है वो डोगरी की बुक्स लें, डोगरी की किताबें पढ़ें, डोगरी अखबार आते हैं वो पढ़ें, ताकि डोगरी में भी आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अच्छा हो, फ्लुएंटली आप डोगरी बोल सकें, क्योंकि ये हमारी रियासत की मातृभाषा है। और इसे उभारना, इसे और आगे बढ़ाना, जैसे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ये हमारी रियासत की यहाँ भाषा है, तो इसको ऊपर करना, लेके जाना। अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ मिलो, और लिखने का शौक़ है तो लिखो। मैं आज इतना सा कहना चाहूँगी कि मैंने कोई 8-10 कविताएं लिखी हैं और 2-3 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। मेरी कोशिश है कि इन दोनों में से किसी एक चीज़ को मैं आगे लेके जाऊँ, और अगर मौका मिले खुदा की तरफ से तो उसे पब्लिश करवाऊँ। ज़रूर। इसके साथ ही टाइम वक्त के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बता दूं कि मैडम रीता यूसुफ़ी हमें स्कूल टाइम में क्रिसमस के ओकेजन पर बड़ा, जैसे हम बड़ा दिन बोलते थे पहले बचपन में, 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता था, उसमें ड्रामा तैयार किया जाता, उसमें बाइबल की कहानी को लेके ही, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के ऊपर प्ले तैयार। तो मैं उसी स्कूल से निकल के और वैसे ड्रामा करके मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया मैम, आपका मैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये प्रोग्राम देखें, शेयर करें, लाइक करें, और इस पर कमेंट भी कीजिए। हम आपको यूट्यूब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के यूट्यूब पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।